नमस्कार, जय श्री राम। बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि भैया आपके इस सीरीज में कहानी कम हो रही है। तो आज आपके लिए बैक टू बैक 2 कहानियाँ जो भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल फिट होते हैं। एक दंपत्ति थी, उसके पास 2 कुत्ते थे। रास्ते में वो कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक भेड़िए का बच्चा मिला। भेड़िए के चरित्र को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये पूरा कहानी। पति ने कहा नहीं, ये भेड़िए का बच्चा है, इसे हम घर में नहीं रख सकते। लेकिन पत्नी ने कहा क्या हुआ? ये भेड़िए का बच्चा है तो इसे घर में लाएंगे, अपनी परवरिश देंगे, हमारे अनुसार ढल जाएगा। पति फाइनली पत्नी के आगे सभी पति हारते हैं, पति हार गया। पत्नी आई, उसको लालन पालन पोषण उसका शुरू किया। एक दिन एक कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया। बड़ा होते हैं, पति ने कहा यही यही तुम्हारा भेड़िया जो है उसने खाया है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ? इसके चरित्र में ऐसा था, अगर कुत्ता पास में नहीं जाता, नहीं भौंकता तो नहीं होता। उसके बाद दूसरे कुत्ते के बच्चे को भी भेड़िए ने खा लिया। अब पति का क्रोध चरम पर। उसने बोला विरोध करके इसे बाहर निकालना होगा। फिर उसकी पत्नी बोली नहीं, इसे मैंने बेटे की तरह पाला है। मैं तो सोच रही थी कि कुतिया ला करके इसके साथ निकाह कराऊंगी। तुम चुप रहो। इसके बाद उस दंपत्ति के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। भेड़िए ने एक दिन मौका पाकर के पहले छोटे बच्चे को खा लिया। अब पति बर्दाश्त के बाहर था। उसने क्रोध में कहा कि तुम घर से निकलो, तुम भी निकलो और भेड़िए का बच्चा भी निकले। तो उसने कहा कि तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? मैं तो यही का हूं, मैं तो यही क्यों, ये भले बाहर से है लेकिन मैं इसको रखना चाहती हूं। निकलना है तुम बाहर निकलो। पति के पास समझो काटो तो खून नहीं। बोला ये तो मेरा ही घर है। बोला तो तुम्हारा घर है तो क्या? अभी मेजॉरिटी में हम हैं, एक तुम और तुम्हारा बेटा है, एक मैं और मेरा भेड़िया है। पति ने बोला कि नहीं, हम तो ऐसे नहीं निकल लगे। एक दिन भेड़िए ने मौका पा करके उस दंपत्ति के अंतिम बेटे को भी खा लिया। इसके बाद पति का क्रोध चरम स्थान पर था। उसने निकाल करके फाइनली भेड़िए को दुलत्ती मारते हुए बाहर भेज दिया, जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद वो पत्नी रोते हुए घर के बाहर निकल गई। ऐसे में लोगों ने कहा अब कहां जा रही हो? अरे पूरा खानदान तो खा गई तुम। पत्नी मुस्कुराई और कही कि मैं भेड़िए से माफी मांगने जा रही हूं। मैं भेड़िए से माफी मांगने जा रही हूं क्योंकि अगर उस भेड़िए को प्यार से हमने समझाया होता, रखा होता और 2-4 मनुष्य के बच्चे को खा ही लेता तो क्या फर्क पड़ता? वो तो भेड़िए का चरित्र है। हम अपना चरित्र क्यों नहीं सुधार रहे? पत्नी सेकुलर थी, जो कांग्रेस, राजद और ये, और भेड़िया तो आपको पता ही है कि कौन है। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि एक दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई डेमोग्राफी बदल रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। पहला, इस कहानी को समझ लीजिए। अब विपक्ष और तमाम सेकुलर लिबरल और वो भेड़िया हाउ हाउ वाऊ वाऊ करता रहा है और कह रहा है कि भाई भारत में भी नेपाल होना चाहिए। वित्त मंत्री को मुझे साड़ी में भागते हुए देखना है, प्रधानमंत्री को झोला उठा के भागते हुए देखना है। तो कहानी नंबर 2 यहां आता है। एक ब्राह्मण बहुत ज्ञानी थे, वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति की खोपड़ी पड़ी हुई है। ब्राह्मण ज्ञानी थे, उन्होंने खोपड़ी को देखा, माथे की लकीरें पढ़ी तो उन्हें समझ में आया कि इस खोपड़ी की अभी और भी दुर्गति होनी बाकी है। उन्होंने अब बोला कोई बात नहीं, इसको झोले में रख लेता हूं, इसका बाद में अध्ययन करेंगे। रात्रि प्रहर सत्र में आए, घर में पहुंचे, चूंकि दरिद्र थे तो उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। तो पत्नी ने देखा कि उनके झोले में कुछ कड़वी सी चीज है। उसके बाद वो मुसल लेकर के आई और खोपड़ी को कायदे से कूचा, इतना कूचा कि वो बारीक आटा जैसा बन गया। सुबह में ब्राह्मण देवता जगे और उन्होंने कहा कि एक खोपड़ी लेकर के आया था मानव की, कहां है?
तो उन्होंने बोला कि पत्नी ने बोला कि मुझे नहीं पता, तुम्हारे झोले में एक कड़वी सी कोई चीज थी, घर में आटा नहीं था, मैंने उसी को कूच के बना दिया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैंने ठीक ही पढ़ा था, उस खोपड़ी की अभी और दुर्गति होनी बाकी है। वो खोपड़ी दोस्तों कांग्रेस है, राहुल गांधी है। अभी उसकी दुर्गति वोट चोरी के नाम पर कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो लोग भारत के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर निकलो, सड़क पर निकलो, इनकी दुर्गति अभी होनी बाकी है। बिहार हाल इलेक्शन से इनका प्रारब्ध शुरू हो जाएगा। हारेंगे, जिस प्रकार की स्थिति है ये हारेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद स्थिति और विकराल होगी। अभी राजद के अंदर वो कपड़ा फाड़ना शुरू हो जाएगा, और ये मैं हवा में बात नहीं कह रहा हूं, इस बात के पीछे मेरा एक तर्क है। पहले एक वीडियो सुनाता हूं और आप लोग इस वीडियो को सुनिए, देखिए, ताकि ये जो आदमी है ये कोई मामूली आदमी नहीं है जिसने ये पोस्ट किया। लकी बिस्ट जो कि रॉ के जाने माने अफसर रहे हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है वीडियो, तो हम लोग को सुनना चाहिए। ठीक है, मैं पहले इस वीडियो को आपको सुनाता हूं और दिखाता हूं, आप भी इसको देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे शो में। मैंने क्यों कहा कि दुर्गति अभी बाकी है, अभी सुनवाता हूं आपको। या आपको एक शॉकिंग लगेगा, आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आपको बहुत, अभी शायद मैं चला जाऊंगा यहाँ से और आपको मेरा एक शॉकिंग याद आएगा कि लक्की बिस्ट क्या बोल कर गया सर। आप नोट करिए, विदिन आपको बहुत जल्दी 10 दिन 15 दिन। वीडियो देखा ना आपने? 8 महीने पहले मैंने नव भारत टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि नेपाल की सरकार गिरेगी। अब आपको लग रहा होगा यार 8 महीने तो बहुत टाइम हो गया, तो भाई किसी देश की सरकार गिरनी है यार, वक्त लगता है भाई। किसी लड़की का ब्रेकअप नहीं है यार कि 2 दिन में हो जाएगा। आपको क्या लगता है महज 48 घंटे में नेपाल की सरकार गिर गई? इसके पीछे 2 दिन 4 दिन की प्लानिंग होगी यार। बहुत टाइम लगता है किसी देश की सरकार गिराना यार। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेल मैसेज आते होंगे। प्लीज किसी भी अफवाहों में मत पड़ो, और मुझसे ज्यादा आप जानते हो कि हिंदुस्तान से ज्यादा आजादी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती यार। हमारे से अच्छा देश इस धरती में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ देश के हित में बात करो, देश के लिए काम करो यार, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हमारा देश सेफ है तभी हम लोग सेफ हैं यार। तो ये जाने माने पूर्व रॉ के अधिकारी रहे लकी बिस्ट, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब ये बात मैंने क्यों कही कि भाई भेड़िए का चरित्र, मैंने कहा सारे भेड़िए उतावले। आपने देखा अशोक का एम्बलम तोड़ा गया, हमारे और आपके लिए डूब मरने लायक बात है, लेकिन वहां रिलीजन का कॉलम भेड़िया घुसा और उमर अब्दुल्ला से लेकर के संजय सिंह और पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई। बोला ऐसे कैसे अरेस्ट कर लोगे, ऐसे कैसे अरेस्ट करोगे, हम सड़क जाम करेंगे, यहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। भेड़िया अपना मूल चरित्र कभी नहीं बदलता। ऐसे कई भेड़िए सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार पोस्ट कर रहे हैं, सड़क पर निकलो, सड़क पर निकलो, सड़क पर निकलो। लेकिन ये जो भेड़िए हैं और उनके साथ वो जो महिला थी, भेड़िया बाहर निकल जाएगा, वो उसके चरित्र में है, लेकिन जो महिला है वो बाहर नहीं निकलेगी। वो वेट ही कर रही है कि भेड़िया कब कुत्तों को खा जाए, कब उस परिवार के बच्चों को खा जाए, क्योंकि उसका वो पेशा है, वो सेकुलर है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि अभिषेक जी, धर्म और राजनीति साथ साथ नहीं आनी चाहिए। इतिहास का अधूरा ज्ञान है जनाब आपके पास, बहुत आधा अधूरा ज्ञान है। मैं आपको अभी इतिहास और वर्तमान का अध्ययन करा देता हूं। जब भी धर्म और राजनीति का संगम हुआ, आप देखिए सभी बड़े बड़े क्रिश्चियन राजनेताओं ने क्रिश्चियन धर्म का सम्मान किया। तो आज दुनिया में कितने क्रिश्चियन देश हैं? एक नहीं, कई क्रिश्चियन देश आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से जितने सुल्तान हुए, जितने महाराजा हुए, राजा हुए, इन्होंने जब भी इस्लाम का समर्थन किया, तो आज आप देखिए इस्लाम 56-57 देशों में फैला है। हमने क्या किया? हम सेकुलर बने। हमारे साथ से पूर्वी पाकिस्तान चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान चला गया,
और बेटी का रिश्ता था वो समाप्त हो गया। नेपाल के अंदर पहली बार मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको कि धर्म और राजनीति परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। अगर मित्रता निभाई जाए तो आप अपने धर्म को भी ऊंचा लेके जा सकते हैं, राष्ट्र को भी ऊंचा ले सकते हैं और आपका फैलाव भी राजनीतिक रूप से बहुत आगे होता है। अब जो मैंने कहानी का दूसरा हिस्सा कहा कि भाई ये सारी बातें एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ अभी जिसके बारे में मैंने कहा कि दुर्दशा बाकी है, तो ये दुर्दशा खोपड़ी जैसी है। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अकेला है, नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं इस देश के हजारों हिंदू संगठन। नरेंद्र मोदी अकेला नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं इस देश के करोड़ों उनके चाहने वाले और वोटर। अगर नरेंद्र मोदी जी के प्रति घृणा का स्तर अगर चरम पर है, तो नरेंद्र मोदी जी की सफलता यह है कि उनके साथ प्रेम करने वालों का प्रेम भी चरम पर है। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, किंतु अपने राजा नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका विश्वास नहीं डिगा है, आज तक नहीं डिगा। उसके कारण है नरेंद्र मोदी जी ने अपने समर्थकों के लिए हर वो स्टैंड लिया जो उनके समर्थक चाहते हैं, चाहे वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो। जो नरेंद्र मोदी ने किया वो इतिहास में कोई कर नहीं पाया, और जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया है वो भी इतिहास में कोई कर नहीं पाया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जब सरकार चल रही थी तो भारत के अंदर 5000% हिंदुओं का मतांतर बढ़ा, जो कि कन्वर्जन हुआ क्रिश्चियनिटी में। अभी ये मलेशिया जो बुलाए जा रहे हैं ना, इस बात के लिए नहीं, इस बात के लिए बुलाए गए हैं राहुल गांधी कि क्या बे, आज तक तो तुमने भारत में 2G स्कैम किया, कोल स्कैम किया, कारगिल जवानों की महिलाओं के फ्लैट खा गए आदर्श सोसाइटी स्कैम के नाम पर, तुमने कॉमनवेल्थ में भी घोटाला कर लिया, लेकिन जो पैसा हम भेज रहे हैं हिंदुओं के मतांतर के लिए उसमें तो घोटाला मत करो। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट आउटकम क्यों नहीं आ पा रहा है? आखिर क्या कारण है कि अचानक से ये ड्रॉप आया है? आखिर क्या कारण है कि मास लेवल पर हो रहा है कन्वर्जन के अगेंस्ट में, डेमोग्राफी चेंज के अगेंस्ट में इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे खड़ा हो गया है? जवाब दो। तुम पर इतना इन्वेस्ट किया है हमने, आखिर ये इन्वेस्टमेंट का आउटकम कब आएगा? और इन सब बातों का उत्तर देने के लिए ये लगातार जा रहे हैं, और मैं हवा में कोई बात नहीं करता, ये बात आप जानते हैं। मेरे पास हर बात के तथ्य होते हैं, हर बात का लॉजिकल आंसर होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले हमको यह समझना होगा कि क्या हम अपने देश और राष्ट्र के साथ खड़े हैं? क्या हम अपने देश के साथ वैसे ही खड़े हैं जो जैसे हमें खड़ा रहना चाहिए? यह प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूज है वो बहुत खतरनाक है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, बहुत ध्यान से इस न्यूज को देखिए, सुनिए और पढ़िए। राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन, मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। इस तरह की चूक उनकी जेड कैटेगरी की सुरक्षा में कमजोर पड़ सकती है और खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक राहुल बिना प्रोटोकॉल के इटली में रुके, जिसका कारण किसी को पता नहीं। 2 मार्च से 17 मार्च तक राहुल गांधी वियतनाम में रुके, वहां क्या करने गए किसी को पता नहीं। 17 से 23 अप्रैल तक राहुल गांधी दुबई में थे और 11 से 18 जून तक कतर में छिप करके यात्रा क्यों की। 25 जून से लेकर के 6 जुलाई तक राहुल गांधी और 4 सितंबर से 8 तक मलेशिया में बिना प्रोटोकॉल के रहे। इसलिए मैंने कहा कि पहले विश्व कप का आप वीडियो सुनिए, ये जान लीजिए कि इस देश में चल क्या रहा है, राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं और इस देश के प्रति उनका उत्तरदायित्व क्या है। वापस उसी चरित्र पर कि दुर्गति तो अभी बाकी है, एक एक इनके झूठ को हम बेनकाब कर ही रहे हैं, लेकिन भेड़िए का चरित्र और भेड़िए का लोन वुल्फ अटैक वो दोनों जारी है। भेड़ियों को पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है, भेड़ियों को बड़ा बनाया जा रहा है, उन्हें खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, क्योंकि भेड़िए आए और आपको खा जाए। याद कीजिए 1946-47 में आपके साथ क्या हुआ, याद कीजिए आपके साथ केरला में खिलाफत आंदोलन के बाद क्या हुआ, और इन सब में भेड़ियों को पालने वाले यही इसी चरित्र के लोग थे, जिनको आप सेक्युलर कह सकते हैं,
जिनको आप गांधी कह सकते हैं, जिनको आप नेहरूवाद कह सकते हैं, इन्होंने पाला है, पोसा है भेड़िए को। और आपके घर से जिस प्रकार से उस महिला ने कहा कि अगर तुमको दिक्कत है इस घर को छोड़ के निकल जाओ, अब वही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान देने के बाद जो ये आपकी छोटी सी भूमि बची है, उससे भी आपको कह रहा है कि तुमको प्रॉब्लम है, देश छोड़ के निकल जाओ। कमाल की बात है। सईदा हमीद आती है और कहती है कि पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, अगर बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में आकर के रह ही रहे तो क्या अपराध है? अवैध रूप से आकर के रहेंगे, अपराध नहीं है। अवैध रूप से आकर के वोटर आईडी कार्ड बना करके भारत की सत्ता और राजनीति में डायरेक्ट हस्तक्षेप करेंगे और ये कोई अपराध नहीं है। और नरेंद्र मोदी जब एसआईआर करेगा तो पूरा कांग्रेस और कांग्रेस के सारे कुनबे, राजद, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जो पिछले 4 बार से चुनाव जीत रही है, वो कह रही है कि भाई ये होने नहीं देंगे, ए ना चोल बे, ये वोट चोर है। 4 बार से चुनाव तुम जीत रही हो इसी ईवीएम से, और कह रही कि ये वोट चोरी है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिन भेड़ियों को वो लेके आए हैं, नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया है कि निकाला जाएगा, इस देश में सफाई की जाएगी, उसको वापस भगाया जाएगा, क्योंकि इस देश में, इस देश के लोगों को जो खाने की प्लानिंग है, हजम कर जाने की प्लानिंग है, वो नहीं चलेगा। इसीलिए पहले वक्फ अमेंडमेंट बिल आया, इसीलिए पहले फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आया, और अब एसआईआर हो रहा है। तिलमिलाहट इसी बात की है कि जिनको हमने बच्चे की तरह पाला पोसा, जीजा दामाद सब बनाया, उनको ये क्यों निकाल रहा है? आपको याद होगा कि भागलपुर में इसी एसआईआर प्रोसेस के दौरान एक पाकिस्तान से अवैध रूप से रह रही है महिला, उसके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों पकड़ा गया। और यही नहीं, भारत के शिक्षा विभाग से, बिहार के शिक्षा विभाग में वो नौकरी कर रही थी, वो शिक्षिका बन गई थी, एक पाकिस्तानी अवैध रूप से रह करके भारतीयों का नौकरी तक खा रही है। और फिर भी इस देश में किसी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भेड़ियां इंपॉर्टेंट है, परिवार के बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बात को समझा जाए, इस बात में चरित्र को समझा जाए, और इन सेकुलरों के चरित्र को जब तक आप स्वयं खड़े होकर के बेनकाब नहीं करेंगे, ये देश नहीं बचेगा, ये राष्ट्र नहीं बचेगा। और इस राष्ट्र को नेपाल बनाने की जो पूरी साजिश, जो पूरी लॉबिंग हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि नरेंद्र मोदी को ये लोग झुका सके। मगर नरेंद्र मोदी है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा है। नरेंद्र मोदी है जो इन भेड़ियों के आगे खड़ा हो गया और कहा कि खबरदार, हमारे बच्चों को छुआ तो भाई साहब खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। समस्या इसी बात की है। वरना इस देश में गौरव गोगोई जैसे लोग हैं जिनकी पत्नी के पाकिस्तानियों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो भारत की नागरिक भी नहीं है, और किस प्रकार से असम के अंदर डेमोग्राफी चेंज का लगातार खेल किया जा रहा है, फंडामेंटलिस्ट लोगों को बुलाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि भेड़िए को पालना इनकी आदत बन गई है। आपको तय करना है कि आप भेड़ियों के बीच रह करके कितना सुरक्षित रह सकते हैं। मुझे बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।